भारत में महिलाओं की स्थिति की कहानी बड़ी दिलचस्प है और थोड़ी उलझी हुई भी। एक तरफ हम जबरदस्त तरक्की देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पुरानी चुनौतियां आज भी वैसी की वैसी ही हैं। तो आज हम इसी विरोधाभास को आंकड़ों और हकीकत की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये विरोधाभास आपको इन दो आंकड़ों में साफ दिखेगा। एक तरफ देखिए, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में इतनी तरक्की हुई है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर गिरकर सिर्फ 97 पर आ गई है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखिए, 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। ये दो बातें एक साथ, यही तो भारत में महिला सशक्तिकरण की जटिल कहानी है। तो चलिए, इस पूरी तस्वीर को और गहराई से समझने के लिए सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। ये नंबर्स हमें हकीकत के बहुत करीब ले जाएंगे। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत की इतनी विशाल अर्थव्यवस्था में महिलाओं का फॉर्मल योगदान सिर्फ 18% है। ये दिखाता है कि देश की आधी आबादी की जो आर्थिक ताकत है, उसका हम कितना कम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है लेबर फोर्स में महिलाओं की कम भागीदारी। ये आंकड़ा है सिर्फ 32.8%, जो दुनिया के एवरेज से काफी कम है। इसका सीधा मतलब ये है कि काम करने की उम्र वाली करोड़ों महिलाएं हमारी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों के बीच ना एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहूँ तो हैरान कर देने वाला ट्रेंड सामने आ रहा है। और वो ये है कि जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनमें से लगभग 67.4% अब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये दिखाता है कि शायद फॉर्मल सेक्टर की बाधाओं की वजह से महिलाएं आर्थिक आज़ादी के लिए अपने रास्ते खुद बना रही हैं। अच्छा, इकोनॉमी से हटकर अब जरा एजुकेशन की बात करते हैं। यहाँ भी एक गैप साफ नजर आता है। पुरुषों की लिटरेसी रेट है 84.7% और महिलाओं की सिर्फ 70.3%। ये जो फर्क है ना, यही तरक्की की राह में एक बड़ा रोड़ा है। और जब बात आती है देश के सबसे बड़े फैसले लेने की जगह, यानी हमारी संसद की, तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। लोकसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन महज 14.4%। मतलब पॉलिसी बनाने की टेबल पर महिलाओं की आवाज कितनी कम है, ये आंकड़ा खुद बता रहा है। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए हो क्या रहा है। चलिए, आपको जिन बड़े कदमों को नजर डालते हैं जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं। इनमें सबसे नया और शायद सबसे बड़ा कदम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये एक लैंडमार्क कानून है जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करता है। हाँ, ये अभी लागू होना बाकी है, पर जब होगा तो ये भारत की राजनीति का चेहरा बदल सकता है। एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए भी कई ज़रूरी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका फोकस है लड़कियों की सुरक्षा और पढ़ाई पर। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना, जो उनकी पढ़ाई और भविष्य के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देती है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तो दूर दराज के गांवों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। अब बात करते हैं आर्थिक मजबूती की। स्टैंड अप इंडिया स्कीम महिला एंटरप्रेन्योर्स को 1 करोड़ तक का लोन देती है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लाखों महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहा है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने तो करोड़ों महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से आज़ादी दिलाकर उनकी सेहत और जिंदगी दोनों को बेहतर बनाया है। तो इन सारी कोशिशों के बाद आगे का रास्ता कैसा दिखता है, क्या मौके हैं और कौन सी चुनौतियां अब भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं? तो देखिए, भविष्य की तस्वीर में दोनों रंग हैं। एक तरफ उम्मीद है बढ़ता पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हायर एजुकेशन में लड़कियों का बढ़ता एनरोलमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप में उछाल, ये सब अच्छी खबरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत गहरी चुनौतियां भी हैं। समाज में बैठी हुई पितृसत्तात्मक सोच, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊंचे रेट्स और हाँ, गांव और शहर के बीच का डिजिटल गैप। तो अब असली सवाल ये है कि इन गहरी जड़ों वाली चुनौतियों से पार पाकर असल बदलाव आएगा कैसे? और इसका जवाब शायद इस एक लाइन में छिपा है कि वास्तविक महिला सशक्तिकरण के लिए केवल कानून नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। मतलब बदलाव कागज पर नहीं, हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो आगे का रास्ता क्या है? कुछ कदम हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहला, जेंडर सेंसिटाइजेशन, यानी पुरुषों और लड़कों को बराबरी का मतलब समझाना। दूसरा, हमारे जस्टिस सिस्टम को और मजबूत और जवाबदेह बनाना।
तीसरा, ये पक्का करना कि एक जैसे काम के लिए सबको एक जैसी सैलरी मिले। और चौथा, महिलाओं के हाथ में प्रॉपर्टी और पैसों का कंट्रोल देना, ताकि वो सच में आत्मनिर्भर बन सकें। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत में महिला सशक्तिकरण का सफर एक लंबी यात्रा है। बहुत कुछ हासिल हुआ है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। और ये सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सिर्फ कानून बना देना काफी है, या असली बदलाव के लिए हमारी सोच का बदलना जरूरी है?